हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी से संबंधित टॉपिक है। इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसी पे हम चर्चा करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय सतत विकास से संबंधित कार्य निम्न में से किस एक संघीय पर्यावरण से सुरक्षा नहीं है ना। निम्न में से किस एक कार्य निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है ना। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं। धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। तो गरीबी कम करना ये पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का संबंध पर्यावरण सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में J.E. स्पेंसर और W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया। 9, 10, 11, 12। तो 11 में। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं अमेरिकी भूगोलवेत्ता J.E. स्पेंसर और W.S. थॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। कितने? 11 क्षेत्रों में। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1981 में, 1986 में, 1995 में, 2000 में। तो पर्यावरण संरक्षण 1986 में। और एक है, देखिए कौन सा, 1980 से संबंधित है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अगला प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया काहिरा में, रियो में, डरबन में, क्योटो में। तो ये रियो डी जेनेरियो है ना, उसी में किया गया था। ये 20वीं वर्षगांठ थी, जब 1972 में, शायद 72 और 20, 72 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो 92 होगा। ठीक है, तो 20वीं वर्षगांठ पे जो है, और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, है ना। वहीं से शायद पर्यावरण जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की जो है घोषणा हुआ था। ठीक है, और जब देखिए तो ये रियो +20 हो जाएगा, है ना। तो 1972 में 20 जोड़ेंगे 92 में 5 जोड़ेंगे तो रियो +5, तो रियो जो 1992 में हुआ, और 92 में 5 जोड़ेंगे तो रियो 5 + 5 97 होगा। और 97 में जब हम जो है कितना जोड़ेंगे, 2000 में कहाँ पर हुआ था, रियो +10, तो वो शायद डरबन में हुआ था। देखते हैं अभी व्याख्या पे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया, जिसे रियो +20 है ना। रियो +20, रियो 92 में हुआ, अब 92 में 20 जोड़ोगे तो 2012। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्टॉकहोम, स्वीडन में किया गया। तो देखिए, इसे एक दूसरे से लिंक कीजिए। 1972 में 20 जोड़ेंगे, 20वीं वर्षगांठ। 92 में 5 जोड़ेंगे तो रियो +5 1997 होगा। और 97 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो यो 2000 हो जाएगा। तो वो 2000 रियो प्लस कितना हो जाएगा, 92 में 8 जोड़ेंगे तो 2000 होगा। ठीक, और जो है रियो +20 जब करेंगे तो 92 में 20 जोड़ेंगे तो ये कब हो जाएगा, 92 रियो +20 हो जाएगा, है ना। 2012, 92, 8 और 4। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशतता ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशतता है इसका
नाइट्रोजन का। एक बार प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी प्री में, कार्बन की सांद्रता पूछा गया था, प्रतिशतता ना पूछ करके सांद्रता पूछा गया था। तो क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया होगा किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित रहती है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। यहाँ एक पॉइंट नोट करना है कि देखिए, सबसे पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है ना। क्वेश्चन पूछा गया कितना प्रतिशत था कार्बन का, अब उसका आर्गन का। तो नाइट्रोजन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना, आर्गन का 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 या 0.04 हो गया है। उसके बाद नियान, हीलियम। तो पॉइंट यहाँ ये नोट करना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब कुछ तथ्यात्मक नोट्स उसको देख लेते हैं। पर्यावरण एवं सतत कह रहे हैं धारणीय विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये धारणीय विकास है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कब किया गया? 2010 में, अक्टूबर 2010 में हुआ है ना। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर, नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में शहर में स्थित है। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं नई चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में अवस्थित हैं। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जीवधारियों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया से ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों से के दहन इत्यादि के कार्बन डाइऑक्साइड है ना पहुंचती है। तो देख लीजिए किससे, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से है ना। जो आपका भैंस है, गाय है, जो पागुर करते हैं उसको क्या कहते हैं? जुगाली, उनसे भी होता है, मीथेन निकलता है ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईपीए का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, देखिए है ना। अगला प्रश्न कह रहे हैं नीचे 2 वक्तव्य दिए गए जिसमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है जीवमंडल एक खुला विवृत तंत्र का उदाहरण है। कारण जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश में बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अधोलिखित कोटों से सही उत्तर है। तो ये वाला जो है गलत, दूसरा कारण है ना, ये सही है लेकिन आर गलत। व्याख्या देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैवमंडल बायोस्फीयर मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम, क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिक तंत्र से पोषक कभी समाप्त नहीं होते। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं जो अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, सुपर टेट में शायद पूछा गया कई बार। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें पूछा गया। ये देखिए तथा ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही एक पोषण स्तर ट्रॉपिक लेवल से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन चलता रहता है। अभिकथन
ये सही, कारण आर गलत है। 10% का नियम देखिए किसका है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण, मनुष्य और मन, मृदा और जल, पति और पत्नी। तो ये जीव और वातावरण है ना, देखिए व्याख्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस, क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। तो ये है भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है क्या, भूमंडलीय हेक्टेयर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का सर्वाधिक विरहद पारिस्थितिक तंत्र में से कौन है? जलमंडल, जियोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो जैवमंडल है ना। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं जैवमंडल बायोस्फीयर पृथ्वी का सबसे विरहद पारिस्थितिक तंत्र है। जैवमंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र बेसिक ग्लोबल सिस्टम होता है, जिसके जैविक, बायोटिक और अजैविक अबायोटिक दो उपसंगठक होते हैं। अन्य स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण हेतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस शोषण दहन, देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस शोषण दहन किण्वन विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। स्थलीय पौधे इसे सीधे वायु से ग्रहण कर लेते हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये WMO तो IMO का मुख्यालय कहाँ, देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता अधिनियम, अम्ब्रेला एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। पारिस्थितिकी 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। पारिस्थितिक निशे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रेनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था। इसे इन्होंने सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिटेट कहा था। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न भी दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हुए, उस पर हम चर्चा करें। ठीक, तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।